नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। मैं डॉक्टर शुकन माकड़ आज आपके साथ बात करूंगा एक ऐसे रोग के बारे में जो हमें ना ही सिर्फ शारीरिक तौर पे पर मानसिक और आर्थिक तौर पे भी बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, बहुत हानि कर रहा है। जी हाँ, सही समझा आपने। आज हम बात करेंगे कोविड-19 के बारे में, मतलब कोरोना वायरस डिजीज़ के बारे में। क्या है ये डिसीज़, क्या है ये वायरस, और मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस से कौन सी दवाइयाँ, होम्योपैथिक दवाइयाँ इसमें हेल्प कर सकती हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कोविड-19 या कोरोना वायरस डिजीज़ फैलाता है कोरोना वायरस। जी हाँ, कोरोना को उसका नाम इसकी वजह से मिला क्योंकि जब ये माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तब उसका आकार बिल्कुल एक मुकुट की तरह था, बिल्कुल एक क्राउन की तरह। इसीलिए उसको कोरोना वायरस नाम दिया गया। जी हाँ, ये एक नया वायरस नहीं है, ये काफ़ी पुराना वायरस है जो पहली बार डिस्कवर हुआ था 1930 में चूज़ों के अंदर, चिक्स के अंदर। अचानक से ही देखा गया कि चिक्स को कोई ऐसी बीमारी हुई है जिससे चूज़ों को सांस लेने में दिक्कत होती थी और अचानक से ही काफ़ी सारे चूज़ों की मौत हो जाती थी। वैसे ही ये बार बार ह्यूमन हिस्ट्री में भी देखा गया। पहली बार ये ह्यूमन बींग्स में, इंसानों में देखा गया था 1960 में। उसके साथ साथ 1965 में भी उसके साथ रिसर्च करना शुरू हुआ। उसके बाद वक्त ब वक्त, टाइम टू टाइम ये वायरसेस देखे गए हैं और उसके ऊपर रिसर्चेस भी की गई हैं। ये वायरसेस को अलग अलग नाम से भी जाना गया, जैसे सार्स हैं, MERS हैं। ये सारे डिजीजेस यही वायरस ने किए थे, जिसके आउटब्रेक्स हमें काफ़ी सारे बार देखे गए। इसी का एक हिस्सा है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस अपने आप में एक बहुत स्पेशल वायरस है क्योंकि वो अपने जीनोमिक सीक्वेंस बदल सकता है। इसी की वजह से इसकी ऊपर बाहर की असर नहीं होती। जब भी उस पर मुसीबत पड़ती है या फिर वैसे भी कोई भी दिक्कत आती है तो वो अपने आप को अपग्रेड कर सकता है या डाउनग्रेड कर सकता है। जी हाँ, इसकी वजह से इसकी लाइफ स्पैन काफ़ी बढ़ जाती है क्योंकि वो बहुत ही अडेप्टिव वायरस है, बहुत ही आसानी से वो अपने अंदर फेरफार या फिर फर्क कर सकता है। जी, अब उसका फैलाव होता कैसे? 3 बड़े रास्ते हैं जहां से कोरोना फैलता है। एक है डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट, मतलब आप पेशेंट के सीधे कांटेक्ट में हैं। दूसरा है इनडायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब पेशेंट्स के द्वारा यूज़ की गई आप चीज़ों को छूते हैं। ऐसे भी कोरोना स्प्रेड होता है कि जैसे उनके कपड़े हो गए, उनका मोबाइल हो गया, दूसरी चीज़ें उनके द्वारा टच की गई है। पेशेंट ने खांसा, छींका और फिर वो चीज़ टच की और वो चीज़ आपने भी टच की। और तीसरा है फोमाइट इन्फेक्शन, मतलब जब भी पेशेंट छींकता है या फिर असरग्रस्त आदमी छींकता है या फिर खांसी खाता है तो उसके ड्रॉपलेट्स हवा में उड़कर नीचे ज़मीन पर या आजू बाजू की चीज़ों में सेटल हो जाते हैं। इसी के चलते अगर कोई और इंसान जो हेल्दी है वो ये चीज़ों को छूता है, ये सतह को छूता है और फिर अपने नाक के आसपास या मुंह के आसपास अपने हाथ का यूज़ करता है तो उसे वायरस का ट्रांसमिशन होता है। ये ड्रॉपलेट्स को हम स्प्रेड बाय फोमाइट्स कहते हैं। इसी की वजह से हमें मास्क पहनना, हैंड वॉश करना और सैनिटाइजर्स यूज़ करना बहुत कहा गया है। क्या है उसके सिम्टम्स? काफ़ी सारी बार उसके कोई सिम्टम होते ही नहीं हैं, और अगर होते हैं तो वो टॉक्सिमिक सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि बुखार हो गया, बॉडी पेन हो गया, सर्दी हो गई, खांसी हो गई, गले का दर्द हो गया। कुछ लोगों में दस्त भी हो जाते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम भी कुछ लोगों में असर होती है। तो ये उसके ग्रॉस सिम्टम्स होते हैं। अभी रिसर्च इसमें आसानी रहे इसके लिए रिसर्चर्स ने उसको 4 हिस्सों में क्लासिफाई कर दिया था: अल्फा, बीटा, डेल्टा
और गामा। अल्फा एंड बीटा स्ट्रेन के जो वायरसेस हैं वो ज़्यादातर असर करते हैं स्तनधारी प्राणियों को, मतलब मैमल्स को, जबकि गामा और डेल्टा ज़्यादातर असर करते हैं पक्षियों को, बर्ड्स को। अभी सिंस ये पैंडेमिक अनाउंस हो चुका है, आईसीएमआर ने उसके 4 स्टेजेस दिए हैं। पहला था स्पोरैडिक, जिसमें इन्फेक्शन अभी सिर्फ इंट्रोड्यूस ही हुआ था, इन्फेक्शन की शुरुआत ही हुई थी, जहां पर इन्फेक्शन पूरी तरह से अननोटिस था, लोगों को पता नहीं था। उसके बाद सेकेंड स्टेज था लोकल ट्रांसमिशन, मतलब इन्फेक्शन शुरू हो चुका है और उसके क्लोज सर्कल में या क्लोज एरियाज में या नज़दीकी एरियाज में वो इन्फेक्शन शुरू हो चुका होता है। उसके बाद थर्ड स्टेज में आता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन, जहां पर इन्फेक्शन अपना रौद्र स्वरूप धारण करना शुरू कर देता है। देश की बाउंड्रीज में यह सीमित रहता नहीं है। इमिग्रेशन की वजह से ये बाहर की जगहों में भी फैलना शुरू हो जाता है। और फाइनली इसका स्टेज आता है स्टेज 4, जिसको हम एपिडेमिक कहते हैं, मतलब ये हर जगह पे फैला जाता है, लोगों से, हर एक चीज़ों से, कांटेक्ट से, फोमाइट से ये अपनी स्प्रेड डिस्टेंट करता रहता है, फैलाता ही रहता है। तो ये थे उसके 4 स्टेजेस जो आईसीएमआर ने खुद दिए थे। आगे हम बात करते हैं कैसे होम्योपैथी कोरोना में यूज़फुल हो सकती है, आपको इम्यूनिटी दे सकती है और कैसे आप बच सकते हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये कहूँगा कि सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं, पहले अपनी आदतें सुधारिए, फ्रेश खाना खाइए, थोड़े से एक्टिव रहिए, जितना हो सके बाहर जाना टालिए जिससे आपका कांटेक्ट ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हैंड वॉश का कीजिए, सैनिटाइजर्स का कीजिए और जितना हो सके डिस्टेंसेस मेंटेन कीजिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये फोमाइट से स्प्रेड होता है। तो अगर कोई इंसान ज़ोर से छींकता है तो वहाँ के नज़दीकी एरिया में वो फैलता है, पर उसका व्याप जो होता है, उसके डायमीटर जो होती है वो थोड़ी सी लिमिटेड होती है। तो इसकी वजह से इंसान से दूर रहिए, भले ही आपने मास्क पहना हो, पर डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी हो जाता है। उसके साथ साथ बात आती है डाइटरी एरियाज़ में कैसी खुराक खानी चाहिए। तो जो भी बैलेंस डाइट होती है वो ज़्यादा लें, प्रोटीन रिच आहार ज़्यादा लें, इससे आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहती है। ब्रेकफास्ट करना कभी ना छोड़े। काफ़ी सारे लोगों को यही आदत होती है कि वो नाश्ता सुबह का हमेशा टाल देते हैं। आपकी इम्यूनिटी को एक्टिव रखने के लिए, स्ट्रांग रखने के लिए सुबह का नाश्ता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पानी, सिंस ये गर्मी है, पानी भी आपको ज़्यादा ही पीना होगा, हाइड्रेटेड रहना होगा, जिसके कारण से फ्लशिंग आपकी बॉडी का होता ही रहे। थोड़ा सा योगा वगैरह कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जिसकी आपकी फोकस बनी रहे, आप एक्टिव फील करें, एक्टिव महसूस करें, क्योंकि ऐसे समय में पॉजिटिव रहना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब चलते हैं और बात करते हैं होम्योपैथी की।
गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से, गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुसार अभी में चल रहे पेंडेमिक में आर्सेनिक आल्प 30 वो सबसे महत्वपूर्ण है। बात करें मेरी, तो मैं सिर्फ एक ही मेडिसिन पे फोकस न करते हुए अपनी पर्सनल ओपिनियंस भी मैं देता हूँ कि होम्योपैथी में ऑसिमम क्यू है जो तुलसी में से बनती है। कई सारी और दवाइयाँ हैं जो आयुर्वेद और होम्योपैथी में कॉमनली यूज होती हैं। एक और ऐसी दवाई है टीनोस्पोरा, जो कि इम्यून सिस्टम बूस्ट करने में भी बहुत बेनिफिशियल है। ये सारी मेडिसिन्स आप कंज्यूम कर सकते हैं, पर जैसे हर एक मैं वीडियो में कहता हूँ, सेल्फ मेडिकेशन करना थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है। तो आयुष रेकमेंडेड जो फिजिशियंस होते हैं उनके पास से ही आप ट्रीटमेंट ले तो आप सेफ साइड में रहते हैं। एक और ऐसी रेमेडी है जस्टिशिया। दरअसल होम्योपैथिक मेडिसिन्स आपकी बॉडी में अंदर जाकर एक आर्टिफिशियल सिम्टम शील्ड बनाती है जो आपकी बॉडी को बिल्कुल ही हानि नहीं पहुंचाती है, बट साथ ही साथ आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति, आपकी इम्यून सिस्टम ये सिम्टम बैरियर को अपने कुदरती डिफेंस के तौर पर आइडेंटिफाई करती है, एक फॉरेन बॉडी के तौर पर। ये समझती है कि ये हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है और उस पर हमला करने की कोशिश करती है। इस दौरान और इसी के चलते आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी ऊपर रहती है। जी हाँ, होम्योपैथी में और कई और ऐसी दवाइयाँ हैं जो हम कॉमनली यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारी दवाइयाँ जैसे बैसिलिनम हो गई, ट्यूबरकुलिनम हो गई, ब्रायोनिया एल्बा हो गई, जेल्सिमियम सेम्परवाइवम हो गई, रस टॉक्सिकोडेंड्रॉन हो गई। ये सारी मेडिसिन जो हैं वो वायरल फीवर्स ट्रीट करने के लिए बहुत ही बेहतरीन दवाइयाँ हैं होम्योपैथी के अंदर। पर सबसे महत्वपूर्ण, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मेडिसिन सिलेक्ट करने के लिए उसके सिम्टम्स होना आवश्यक होता है। आप कोई भी मेडिसिन कभी भी होम्योपैथी में नहीं दे सकते, वो हमेशा हानिकारक होता है। बिना देखे, बिना परखे, बिना जाने सिर्फ नाम पे से मेडिसिन देना वो हमेशा आपकी बॉडी को हानि पहुंचाता है। इसकी वजह से सिम्टम प्रीडोमिनेंस जब भी होता है उसके ऊपर से रेमेडी सिलेक्ट करना ही इंटेलिजेंस है। जो भी सिम्टम ज़्यादा डोमिनेंट देखा जाता है उसको ध्यान में रखकर मेडिसिन सिलेक्ट की जाती है। नॉर्मली डॉक्टर हैनेमन ने भी ये कहा था कि एपिडेमिक जब भी आती है, जब कोरोना जैसी कंडीशंस आती हैं, तब सारे सिम्टम्स कंसिडर करके बहुत सारे लोगों में ये सिम्टम्स कॉमन निकाल के हम एक जीनस एपिडेमिकस यूज़ करते हैं। नॉर्मली होम्योपैथी में हर एक इंसान के लिए एक इंडिविजुअल, एक स्पेशल दवाई होती है जो सिर्फ उसके लिए ही यूज़ होती है। बट एपिडेमिक के लिए, एपिडेमिक के वक्त में हमारे पास इतना वक्त नहीं होता। इसकी वजह से जब ये रोग फैलता है तब होम्योपैथ्स या फिर होम्योपैथिक फिजिशियंस सारे के सारे सिम्टम्स सिलेक्ट करके, सारे के सारे नज़दीकी सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स ध्यान में रख के एक मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं, जिसको हम ब्रॉडली उस एपिडेमिक के दौरान उसी वक्त के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम जीनस एपिडेमिकस बोलते हैं, जो कि हमें ऐसी कंडीशंस के दौरान काफ़ी मदद पहुंचा सकता है। पर अभी के वक्त में, कोरोना के वक्त में, एक ही चीज़ मैं कहूँगा, दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आपको सिम्टम्स महसूस होते हैं तो गवर्नमेंट अस्पतालों में ज़रूर जाएं, सेल्फ मेडिकेशन करना अवॉइड करें। आगे चल के एक और रिसर्च बाहर आ रही है, एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी साझेदारी या बहुत एक बड़ा हिस्सा दे रहे हैं समाज को, डॉक्टर राजेंद्र शंकरन, जो अपने में एक बहुत बड़े होम्योपैथ हैं, जो पूरे वर्ल्ड में काफ़ी मशहूर हैं और बहुत फेमस हैं। वो अभी के वक्त में हमारे
वर्ल्ड को बहुत हेल्प कर रहे हैं। उनके द्वारा रिसर्च की जाने पर कैम्फोरा, जो कि एक और बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है, वो भी बहुत यूज़फुल पाई गई है। तो कैसे होती है इसके डायग्नोसिस? अभी तो काफ़ी सारे किट्स आ चुके हैं जो बहुत ही बेहतरीन काम दे रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट्स देने के लिए। एक और पैटर्न है डिटेक्शन के लिए, जिसको हम RT-PCR बोलते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जब भी डिटेक्शन करना होता है तब इंसान के नेजल स्वैब मतलब नाक के अंदर की सतह में से सैंपल लिए जाते हैं, गले में से सैंपल लिए जाते हैं, और उसके बाद ये सैंपल्स का निरीक्षण किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि वेदर वायरस प्रेजेंट है या नहीं है। तो कॉमनली गवर्नमेंट सेंटर्स पे आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पे मैं समाप्त करूंगा। आऊँगा अगली बार एक और वीडियो लेकर। होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू एंड गुड बाय।